नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर समास प्रकरण। समास प्रकरण में साथियों हम तत्पुरुष समास का जो प्रथम भेद है व्यधिकरण तत्पुरुष समास उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं, 6 भेदों में हम षष्ठी तत्पुरुष समास तक का अध्ययन कर चुके। आज साथियों हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास का अंतिम भेद जो सप्तमी तत्पुरुष समास है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने सीधे टॉपिक के तरफ कि सप्तमी तत्पुरुष समास हमारा कहाँ होता है, किन किन शब्दों के आने पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो सप्तमी तत्पुरुष समास में जिस समास का प्रथम शब्द सप्तमी विभक्ति में होता है वहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। और सप्तमी तत्पुरुष समास होता कहाँ है, किन किन शब्दों में सप्तमी तत्पुरुष समास होता है, तो ऐसे विशेष शब्दों को यहाँ हमारी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में दिया गया है। तो आप संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का पृष्ठ संख्या 247 खोल लीजिए साथियों। पृष्ठ संख्या 247 पे सप्तमी तत्पुरुष समास का जो सूत्र है सप्तमी सौंडेह नीचे दिया है कि सप्तमी तत्पुरुष समास कहाँ कहाँ होता है। तो सप्तमी सौंडेह आइए चलें देखते हैं हम सूत्र के क्या कह रहा है कि सप्तमी सौंडेह सूत्र हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास का पहला सूत्र है। ये सूत्र कह रहा है जब सप्तमी विभक्ति के शब्द के साथ ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, कुछ गिने चुने इन्होंने शब्द दे दिया है। ऐसे जो शब्द हैं, जो जो शब्द आएंगे वहाँ वहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। तो कौन कौन शब्द हैं, जब सप्तमी विभक्ति के शब्द के साथ साउंड शब्द आ जाए। साउंड का मतलब होता है चतुर। साउंड का मतलब क्या होता है, चतुर, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है साउंड का मतलब होता है चतुर। साउंड शब्द आए, धूर्त शब्द आए, कितौ शब्द आ जाए, प्रवीण शब्द आए, संबीत शब्द आए, अंतर आ जाए, अधि शब्द आए, पट शब्द आए, पंडित शब्द आए, कुशल शब्द आए, चपल शब्द आए, निपुण शब्द आ जाए, सिद्धि शब्द आए, शुष्क शब्द आए, पक्को शब्द आए, बंध शब्द आए। इन शब्दों में से किसी के साथ आए तो उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। सप्तमी सौंडेह सूत्र हमारा कह रहा है जब सप्तमी विभक्ति के शब्द के साथ कुछ शब्द इन्होंने दिया है, ये शब्द जब सप्तमी विभक्ति में आते हैं तो वहाँ सप्तमी के ये जो शब्द हैं वो सप्तमी तत्पुरुष समास होते हैं। यानी ये शब्द जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास ही होगा। कौन कौन से शब्द हैं, सौंड, धूर्त, कितौ, प्रवीण, संबीत, अंतर, अधि, पट, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, शुष्क, सिद्धि, शुष्क, पक्क और बंध शब्द। इन शब्दों में से किसी शब्द के साथ अगर ये शब्द आ जाते हैं तो उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे हमने अब तक पढ़ा कि द्वितीय तत्पुरुष समास कहाँ होता है। द्वितीय तत्पुरुष समास में भी कुछ शब्द उन्होंने दिया। द्वितीय श्रित, अतीत, पतित, गति, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न शब्द जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। फिर उसके अंतर्गत कुछ इन्होंने वार्तिक दे दिया है। फिर है तृतीय तत्पुरुष समास का भी कुछ शब्द दे दिया इन्होंने। तृतीय तत्पुरुष कहाँ कहाँ होगा, कर्ति, करणे, कृता बहुलम से कर्ता और कर्म कृदंत के साथ भी जो है क्या होता है तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे हरित्राता, नखभिन्ना। फिर और भी उसके अंतर्गत जो इन्होंने सूत्र दिया। फिर चतुर्थी का दिया, चतुर्थी तत्पुरुष समास कहाँ होता, तदार्थ बल हित कुशल, तदर्थ बल हित सुख रक्षितई शब्द। यानी इतने शब्द जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ चतुर्थी होगा। पंचमी भयन, भय, भीत, भीतिरित शब्द। इस तरह से जितने सूत्र इन्होंने सूत्र के माध्यम से जो जो शब्द दिए हैं वहाँ वहाँ वह समास होगा। तृतीया के साथ जो शब्द आए वहाँ तृतीय तत्पुरुष समास। चतुर्थी में जितने शब्द इन्होंने दिया वो शब्द अगर आते हैं तो वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष समास में भी इसी तरह से इन्होंने कुछ शब्दों को दिया कि जो पंचमी तत्पुरुष समास में जो जो शब्द हैं वो शब्द जहाँ आएंगे वहाँ पंचमी तत्पुरुष होगा। षष्ठी तत्पुरुष समास को हमने पढ़ाया। षष्ठी तत्पुरुष समास में कहाँ कहाँ षष्ठी तत्पुरुष नहीं होता है,
तो षष्ठी तत्पुरुष समास कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, हमने सूत्र के जितने सूत्र इस किताब में हमारे व्याकरण प्रवेशिका में दिया है, हमने सबका अध्ययन कर लिया, सबको बता दिया है कि षष्ठी तत्पुरुष समास कितने सूत्रों के कौन कौन से सूत्रों में षष्ठी होगा और कहाँ कहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा, किन किन शब्दों में कैसी कैसी परिस्थितियों में षष्ठी नहीं होगा, तो उसका भी हमने क्रम से अध्ययन किया है और आपको उसी तरह से क्रम से भी अध्ययन करना होगा कि कहाँ षष्ठी तत्पुरुष होगा, कहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। फिर आगे अगला सूत्र जो हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास में भी इन्होंने एक सूत्र दिया सप्तमी सौंडे। सप्तमी सौंडे कह रहा कुछ शब्द हैं जो अगर आ जाते हैं तो वहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास भी होगा। तो कौन कौन शब्द हैं, तो इन्होंने दिया संबित, दिया सौंड, धूर्त, कितौ, प्रवीण, संबित, सिद्धि, शुष्क, पक्व, बंध, अंतर, अधि, पट, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, ये जो शब्द हैं, इतने शब्द जहाँ जहाँ आएंगे साथियों, जिस जिस शब्द के साथ ये शब्द आ गए जो इस सूत्र में दिए हैं, वे शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो हमें ये सूत्र सप्तमी सौंडे याद करके इसके अंतर्गत जितने शब्द हमारे दिए गए हैं, इन सभी शब्दों को हमें याद रखना होगा कि सौंड शब्द के साथ, धूर्त के साथ, कितौ के साथ, प्रवीण शब्द, संबित शब्द, अंतर शब्द, अधि शब्द, पट शब्द, पंडित शब्द, कुशल शब्द, चपल शब्द, निपुण शब्द, सिद्धि शब्द, शुष्क, पक्व, बंध, ये शब्द जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ जिस शब्द के साथ आ जाएंगे ये शब्द, उसमें कौन सा समास होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। तो आइए हम इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, हम उन उदाहरणों को देख लेते हैं कि सप्तमी तत्पुरुष कैसे कैसे हुआ है। तो कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे इसमें दिया है उदाहरण, जैसे पहला उदाहरण इन्होंने दिया है अच्छ सौंडः, अच्छ सौंडः, अच्छ सौंडः। अच्छ सौंडः में कौन सा समास है, अच्छ सौंडः ये हमारा सामासिक पद है। कैसा पद है, सामासिक पद है। अच्छ सौंडः सामासिक पद है और इस अच्छ सौंडः यहाँ सौंड शब्द के साथ अच्छ शब्द आया है और यहाँ सौंड भी आ गया है, इसलिए इस अच्छ सौंडः में कौन सा समास होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। और इसका विग्रह क्या हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष समास कह रहा है जिस समास का पहला पद सप्तमी विभक्ति में हो वहाँ सप्तमी तत्पुरुष होगा। तो अच्छ और सौंडः दो पद हैं, तो दोनों में पहला जो अच्छ है इसका विग्रह वाक्य क्या हो जाएगा, विग्रह होगा अच्छ का सप्तमी के एक वचन में हो जाएगा अच्छेषु और सौंडः, अच्छेषु सौंडः, अच्छ सौंडः में कौन सा समास हो गया, सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया। और दूसरा उदाहरण क्या है, अच्छ, अच्छ जानते हो अच्छ खेल है पासा, जुए का खेल, पासा जिसको कहते हैं। तो आप पासे के खेल में चतुर, सौंडः मतलब चतुर, तो यहाँ सौंड शब्द आया है, सौंड का अर्थ ही चतुर होता है, तो पासे के खेल में जो चतुर है। तो अच्छ सौंडः में कौन सा समास हो गया, सप्तमी तत्पुरुष समास। दूसरा उदाहरण दिया है धूर्त का, दूसरा उदाहरण इनका है प्रेम धूर्तः। प्रेम धूर्तः में कौन सा समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास है। धूर्त शब्द का प्रेम शब्द के साथ आया है, इसलिए प्रेम धूर्तः में सप्तमी तत्पुरुष समास होगा और इसका विग्रह वाक्य होगा, प्रेम का हो जाएगा प्रेमिण, सप्तमी के एक वचन में प्रेमिण हो जाएगा और धूर्तः, प्रेम धूर्तः, प्रेमिण धूर्तः विग्रह वाक्य हो गया और समस्त पद क्या है, प्रेम धूर्तः। इसमें कौन सा समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास है। फिर कितौ यानी सठ का, सठ का इन्होंने दिया है धूत कितवः, धूत कितवः। कितवः का मतलब होता है षष्ठ, सठ है। धूर्त किसमें धूर्त है, धूत, द्वित कीड़ा, दूत यानी जुआ खेलने में सठ,
जुआ खेलने में सट। तो यहाँ कितवह शब्द आ गया, कितो शब्द आया है, तो कितो शब्द जिस शब्द के साथ आएगा उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। तो धूत कितवह में सप्तमी तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह वाक्य होगा धूत का सप्तमी के एक वचन में धूते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धूते कितवह, धूते कितवह, धूत कितवह। फिर है अगला उदाहरण इन्होंने दिया है पंडित का सभा पंडिता। सभा पंडिता में कौन सा समास है? सप्तमी तत्पुरुष समास है। पंडित शब्द यहाँ है, सभा पंडिता। सभा पंडिता में सप्तमी तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा सभायाम पंडिता। इसका विग्रह वाक्य क्या हो जाएगा कि सभायाम पंडिता। सभा शब्द जो है स्त्रीलिंग होता है साथियों। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग होता है। तो सभायाम सप्तमी का एक वचन है। स्त्रीलिंग में जैसे माला का मालायाम, माला शब्द स्त्रीलिंग में रूप चलता है, सेम उसी तरह से स्त्रीलिंग के जितने रूप चलते हैं वैसे ही सभा शब्द का भी स्त्रीलिंग में वैसे ही रूप होगा। तो जैसे माला का मालायाम हो गया उसी तरह से सभा का सभायाम हो गया सप्तमी के एक वचन में। तो सभा शब्द स्त्रीलिंग है, आप इसको भी याद रखिए। कभी कभी पूछ लेता है कि सभा कैसा शब्द है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। तो सभा हमारी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सभा का जब हम सप्तमी विभक्ति में बनाएंगे तो सभायाम हो जाएगा। सप्तमी के एक वचन में सभायाम होगा क्योंकि यह सभा स्त्रीलिंग शब्द है। तो सभायाम पंडिता, सभा पंडिता। तो सभा में जो पंडित है, विद्वान है, तो सभा पंडिता में कौन सा समास है साथियों? सप्तमी तत्पुरुष समास है। फिर अगला उदाहरण इन्होंने दिया है शुष्क शब्द का आतप शुष्क। आतप शुष्क। आतप शुष्क का क्या विग्रह वाक्य होगा? आतप का सप्तमी के एक वचन में करेंगे तो आतपे हो जाएगा, आतपे शुष्क, क्योंकि यह पुल्लिंग शब्द है। आतपे शुष्क, आतप शुष्क में कौन सा समास हो गया? सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि सप्तमी सौंडे में शुष्क शब्द आया है, इसलिए यहाँ शुष्क के साथ जब आतप का समास हुआ तो आतपे शुष्क हो गया, सप्तमी तत्पुरुष समास। फिर अगला उदाहरण इन्होंने दिया है कटाह पक्वः। कटाह पक्वः। कटाह पक्वः का जब हम सप्तमी के एक वचन में करेंगे कटाह का तो हो जाएगा कटाहे। क्या हो जाएगा? कटाहे और पक्वः, कटाहे पक्वः। सप्तमी के एक वचन में विग्रह वाक्य इसका हुआ कटाह पक्वः, कटाहे पक्वः। कटाह पक्वः में कौन सा समास हो गया? सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया। और एक उदाहरण और इनका है चक्रबंधः। चक्रबंधः, यहाँ बंध शब्द आ गया। बंध शब्द यहाँ है। बंध शब्द का चक्र के साथ जब समास हुआ तो चक्रे बंधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सप्तमी के एक वचन में चक्रे हो जाएगा और बंधा, चक्रे बंधा। चक्रे बंधा, चक्रबंधा में कौन सा समास है? सप्तमी तत्पुरुष समास है। तो साथियों सप्तमी सौंडे सूत्र हमारा कह रहा है कि सौंड धूर्त कितौ प्रवीण संबित अंतर अधिपट पंडित कुशल चपल निपुण और क्या है? सिद्धि शुष्क पक्व बंध। इतने शब्द हैं सप्तमी तत्पुरुष समास में, इतने शब्द हैं जितना हमने गिनाया। इन शब्द, ये जो शब्द हैं अगर किसी शब्द के साथ आते हैं तो उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। और सप्तमी तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण जो हैं हमारे पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में है। तो जो जो उदाहरण हमारी पुस्तक में दिया गया है हम उस उदाहरण को अपने नोट्स में लिख लेंगे और उनको बढ़िया से रिवीजन करते हुए अच्छे से तैयार करके पढ़ते चलेंगे। तो साउंड का उदाहरण दे दिया,
अच्छ सौंडह में सप्तमी तत्पुरुष समास। इसका जब हम विग्रह वाक्य बनाएंगे तो अच्छ का सप्तमी के एक वचन में अच्छेसु हो जाएगा सौंडह, क्योंकि सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द सप्तमी विभक्ति में होता है, तो अच्छेसु सौंडह हो गया साथियों। फिर धूर्त शब्द का आया है प्रेम धूर्तः। प्रेम धूर्तः में सप्तमी तत्पुरुष समास है और उसका सामासिक पद बनेगा प्रेमिण धूर्तः। प्रेमिण में सप्तमी का एक वचन है। फिर है धूत कितवा, यहाँ कितव शब्द द्वित के साथ आ गया, द्वित कितवा। द्वित में सठ दुष्ट, द्वित कीड़ा है जुआ खेलने में जो सठ है दुष्ट है, ऐसा द्विते कितवा। तो द्वित का सप्तमी के एक वचन में द्विते हो जाएगा कितवा हो, द्विते कितवा विग्रह वाक्य हो गया। फिर सभा पंडिता, पंडित शब्द का उदाहरण दिया इन्होंने, सभा पंडिता। सभा पंडिता में सप्तमी तत्पुरुष समास है, क्योंकि पंडित का सभा के साथ आया है, तो सभा पंडिता सभायाम पंडिता है, इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा सप्तमी के एक वचन में। फिर आतप शुष्क, आतप शुष्क शुष्क शब्द भी आ गया, यहाँ शुष्क शब्द आया है, तो शुष्क शब्द के साथ आतप का जब समास हुआ तो सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। और इसका सूत्र क्या, सूत्र किस सूत्र से हो रहा, सप्तमी सौंडेह सूत्र से ये समास हो रहा है, और इसका विग्रह वाक्य होगा आतपे शुष्क। कटाह पक्वा है, यहाँ पक्व शब्द है, पक्व शब्द का आया तो कटाह पक्वा का कटाहे पक्वा हो जाएगा। और चक्रबंधा, बंध शब्द आया तो चक्रबंधा का चक्रे बंधा हो जाएगा। विग्रह वाक्य कटाहे पक्वा चक्रबंधा। कटाहे में सप्तमी का एक वचन है और चक्रे में सप्तमी का एक वचन है। तो सप्तमी तत्पुरुष समास इन शब्दों के साथ अगर कोई शब्द आता है तो उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। और इसके अंतर्गत इन्होंने 7 शब्द लाके रखा, 7 उदाहरण रखा है। इन 7 उदाहरणों को तो हमें बढ़िया से याद करना है कि ये शब्द जहाँ जहाँ आएंगे साथियों उनमें कौन सा समास हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। अब इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब सप्तमी तत्पुरुष समास का इन्होंने एक वार्तिक सूत्र दिया है, ध्वांग छेड़ छेपे। अब इस हम वार्तिक सूत्र को भी देख लेते हैं। ध्वांग छेड़ छेपे सूत्र हमारा क्या कह रहा है। ये वार्तिक सूत्र हमारा है, ये कह रहा है ध्वांग छेड़े छेपे। ध्वांग छेड़े छेपे। ध्वांग छेड़े छेपे सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि जब ध्वांग शब्द अथवा समान अर्थ रखने वाले शब्द के साथ निंदा करने के लिए सप्तमी विभक्ति में कोई शब्द आता है तो उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। इन्हें इस सूत्र हमारा कह रहा है जब ध्वांग शब्द, इनमें परिभाषा लिखा है, अथवा उनके समान अर्थ रखने वाले शब्द के साथ निंदा करने के लिए सप्तमी आए तो उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। किस शब्द से, ध्वांग छेड़ छेपे। ध्वांग का अर्थ होता है निंदा कौवा। ध्वांग शब्द का क्या अर्थ है, कौवा। तो ध्वांग छेड़ छेपे सूत्र हमारा कह रहा है, परिभाषा आपकी पुस्तक पेज संख्या 247 पे समानाधिकरण तत्पुरुष समास के ठीक ऊपर दूसरे नंबर का जो सूत्र का नियम है दिया है, और उसके नीचे ये सूत्र दिया है चौथे नंबर पे ध्वांग छेड़ छेपे। ध्वांग छेड़ छेपे की व्याख्या इसमें दी गई है समानाधिकरण तत्पुरुष समास के ठीक ऊपर 247 पृष्ठ संख्या 247 पे लिखा है, जब ध्वांग छे ब्रैकेट में कौवा शब्द अथवा उसके समान अर्थ रखने वाले शब्द के साथ निंदा करने के लिए सप्तमी में आवे तो उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो ध्वांग से शब्द अथवा निंदा करने के लिए वाले शब्द, तो इसकी परिभाषा ही हम लिख देते हैं। जब ध्वांग कौवा लिखा है, ध्वांग शब्द अथवा
समान अर्थ रखने वाले। शब्द के साथ निंदा करने के लिए सप्तमी विभक्ति में कोई शब्द आता है तो उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। ये सूत्र हमारा कह रहा है जब ध्वांक्ष शब्द अथवा समान अर्थ रखने वाले शब्द के साथ निंदा करने के लिए सप्तमी विभक्ति में कोई शब्द आता है तो उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। ध्वांक्ष का मतलब होता है कौवा। क्या होता है? कौवा। कि ध्वांक्ष शब्द अथवा ध्वांक्ष शब्द अथवा क्या मतलब है कि समान अर्थ रखने वाले शब्द के साथ जब निंदा करने के लिए कोई शब्द सप्तमी विभक्ति में कोई शब्द आए तो उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। ध्वांग छेड़े छेपे सूत्र की यह परिभाषा है, नियम है। जैसे इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे इसमें उदाहरण है दिया है तीर्थ ध्वांक्ष था। तीर्थ ध्वांक्षा। तीर्थ ध्वांक्षा। तीर्थ ध्वांक्षा। अब कह रहे हैं जब ध्वांक्ष शब्द अथवा समान अर्थ रखने वाले शब्द के साथ निंदा करने के लिए सप्तमी विभक्ति में कोई शब्द आता है तो उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। अब यहाँ ध्वांक्ष शब्द आया है और किस लिए आया है? सप्तमी विभक्ति के शब्द के साथ आया है। किसमें? निंदा के अर्थ में। यहाँ ध्वांक्ष शब्द जो है निंदा के अर्थ में आया है, इसलिए उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। कैसे होगा? जैसे तीर्थ ध्वांक्षा। तीर्थ ध्वांक्षा का जब हम विग्रह करेंगे, विग्रह वाक्य, तीर्थ ध्वांक्षा का विग्रह वाक्य होगा तीर्थे ध्वांक्षा। क्या हो जाएगा? तीर्थे तीर्थे ध्वांक्षा हो जाएगा। तीर्थे ध्वांक्षा। तीर्थे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी का एक वचन है और ध्वांक्ष शब्द निंदा के अर्थ में आया है और इसमें सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है, इसलिए इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ है। तीर्थे ध्वांक्षा का अर्थ होगा साथियों, तीर्थ ध्वांक्षा हमारा समस्त पद है जिसका अर्थ है तीर्थ का कौवा। तीर्थ का क्या है? कौवा। ध्वांक्ष का अर्थ क्या है? कौवा। तो तीर्थ का कौवा यह निंदा के अर्थ में आया है। अब तीर्थ का कौवा किसे कहा जाता है? तीर्थ का कौवा जो है पंडितों को कहा जाता है, जो वहाँ पंडा रहते हैं। तीर्थों में जब जहाँ तीर्थ यात्रा पे लोग जाते हैं तो वहाँ सब पंडा ही तो रहते हैं, पंडे। तो पंडों को निंदा किया गया है पंडों को कि पंडे क्या है? तीर्थ के कौवे हैं। कौवे के समान वो एकदम बिल्कुल लगे रहते हैं कि कहाँ माल मिले, कहाँ हम उसको प्राप्त कर लें, लेके भाग जाए। तो तीर्थ ध्वांक्षा, तीर्थ के कौवे। तो निंदा के अर्थ में आ गया है ध्वांक्ष शब्द यहाँ कौवा। किसके कौवे? तीर्थ के कौवे। तीर्थे ध्वांक्षा। तीर्थ में कौवे या तीर्थ के कौवे तो किसको कहा गया है? पंडा को। जो वहाँ पंडा लोग रहते हैं उन्हें तीर्थ ध्वांक्षा कहा गया है। तो इसमें कौन सा समास है? सप्तमी तत्पुरुष समास है।
और इसके अंतर्गत एक उदाहरण और दिया है, श्राद्ध का कहा। दूसरा उदाहरण इसमें है श्राद्ध का कहा। श्राद्ध का कह शब्द दिया है। श्राद्ध का कह में भी कौन सा समास है? सप्तमी तत्पुरुष समास। इन्होंने कहा जब ध्वांश शब्द अथवा समान अर्थ रखने वाले, तो यहाँ ध्वांश शब्द आया है और ध्वांश शब्द के समान ही अर्थ रखने वाला शब्द काका है। ध्वांश शब्द का अर्थ कौवा होता ही है और काका का अर्थ भी कौवा होता है, तो समान अर्थ रखने वाला शब्द आ गया कि नहीं? यही ये परिभाषा कह रही है। जब ध्वांश शब्द अथवा समान अर्थ रखने वाले शब्द के साथ निंदा करने के लिए कोई शब्द आता है सप्तमी विभक्ति में, तो उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो पहले उदाहरण में ध्वांश शब्द आ ही गया, क्योंकि वहाँ ध्वांश शब्द है और ध्वांग छेड़ छेपे सूत्र भी हमारा कह रहा है, तो ध्वांश का अर्थ कौवा होता है और निंदा करने के अर्थ में आया है तीर्थ ध्वांगछा। तीर्थ ध्वांगछा का मतलब होता है तीर्थ के कौवे, अर्थात पंडों को कहा गया है। तो निंदा के अर्थ में है ना, पंडों को क्या कहा गया? तीर्थ के कौवे है ये। तो तीर्थ ध्वांगछा शब्द यूज हुआ। तो तीर्थ ध्वांगछा में कौन सा समास हो गया? सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया। और किस सूत्र से? ध्वांग छेड़े छेपे सूत्र से। यह सप्तमी तत्पुरुष समास का वार्तिक सूत्र है। और ध्वांग छेड़े छेपे क्या है? सप्तमी तत्पुरुष का वार्तिक सूत्र है। और क्या है? उन्होंने कहा कि जो सौंड धूर्त कितो चपल निपुण पट पंडित अंतर अध सिद्ध शुष्क पक्व बंध, ये जितने शब्द हैं उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। इसका उदाहरण भी इन्होंने 7 प्रस्तुत किया जो अभी हमने बताया, लेकिन एक वार्तिक इन्होंने दे दिया और कहा यदि ध्वांश शब्द आ जाए और ध्वांश शब्द के समान ही अर्थ रखने वाला कोई और शब्द आए तो उसमें वो शब्द सप्तमी विभक्ति में रखे जाते हैं और वहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ ध्वांश शब्द आया है, तो ध्वांश शब्द आने के कारण यह सप्तमी तत्पुरुष समास होगा और विग्रह वाक्य होगा तीर्थे ध्वांगछा। और उस ध्वांश शब्द के समान अर्थ रखने वाला शब्द का कह आया है कि ध्वांश का अर्थ भी कौवा होता है और काकह का अर्थ भी कौवा होता है। तो समान अर्थ है नहीं, दोनों का अर्थ एक ही समान है, इसलिए श्राद्ध काकह में भी कौन सा समास होगा? सप्तमी तत्पुरुष समास है साथियों। और इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा सप्तमी के एक वचन में श्राद्धे काकह। श्राद्धे काकह। श्राद्धे काकह का कौन सा समास है? श्राद्धे काकह में सप्तमी तत्पुरुष समास है। श्राद्धे काकह का क्या अर्थ है? जैसे तीर्थे ध्वांगछा का अर्थ है हो गया तीर्थ का कौवा, तो श्राद्धे काकह ये निंदा के अर्थ में कह रहे आया है। तो श्राद्ध का कौवा, श्राद्ध का कौवा किसे कहा जाता है? श्राद्ध कब की जाती है आप लोगों को पता ही है। तो श्राद्ध का कौवा कौन होते हैं? महापंडित होते हैं। कौन होते हैं? महापंडित होते हैं, जिन्हें बहुत सारा दान सब दान में ले जाएंगे कि पूरे करो, दान करो, ये आत्मा की शांति मिलेगी, ये फल मिलेगा, वगैरह वगैरह झुग्गो भर का बताते हैं। तो वे कौन होते हैं? महापंडितों को इसलिए निंदा के अर्थ में कहा गया है कि ये क्या है? श्राद्ध काकह है, श्राद्ध काकह है, यानी महापंडित को कहा गया है। महापंडित को क्या कहा गया? श्राद्ध काकह। तो निंदा के अर्थ में ये शब्द आए हैं, इसलिए इसमें भी कौन सा समास है साथियों? सप्तमी तत्पुरुष समास है। तो आपके समझ में आ गया होगा, ये हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास का ध्वांग छेड़े छेपे वार्तिक सूत्र है। ये कह रहा है ध्वांश शब्द अगर आए अथवा ध्वांश शब्द के समान अर्थ रखने वाला कोई और शब्द आ जाए और वो शब्द सप्तमी विभक्ति में किसी शब्द के साथ आता है तो उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। और सप्तमी तत्पुरुष समास में जो है प्रथम शब्द किस विभक्ति में होता है? सप्तमी विभक्ति में होता है, तो उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। इसलिए हम जब विग्रह बनाएंगे तो तीर्थ ध्वांगछा 2 पद हैं, तो पहला पद सप्तमी में कर देंगे तो तीर्थे और ध्वांगछा तीर्थ ध्वांगछा हो जाएगा। श्राद्ध काकह का पहला पद श्राद्ध है और काकह है, तो श्राद्ध को पहले सप्तमी विभक्ति में करेंगे, सप्तमी के एक वचन में श्राद्धे हो जाएगा और काकह श्राद्ध काकह तीर्थ ध्वांगछा। ये निंदा के अर्थ में आए हैं दोनों शब्द, जिसे श्राद्ध काकह महापंडितों को कहा गया और तीर्थ ध्वांगछा
पंडा को कहा गया, तीर्थों के जो पंडे होते हैं उनको कहा गया। निंदा के अर्थ में दोनों शब्द आए हैं, इसलिए इन दोनों पदों में सप्तमी तत्पुरुष समास है। तो आज की क्लास साथियों में ही समाप्त कर रहे हैं। फिर हम आपको अगली क्लास में समानाधिकरण तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को बताएंगे। तो हमारा व्यधिकरण तत्पुरुष समास के जो 6 भेद थे, 6 भेदों का हमने क्रम से अध्ययन कर लिया है। 6 भेद कौन थे? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। ये व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तो इनको आप क्रम से अपना नोट्स बनाइए और इनको क्रम से, जैसे सूत्र दिया उस सूत्र को क्रम से अध्ययन करिए। उसके अंतर्गत जो जो शब्द आए हैं और जितने उदाहरण हैं, हमें सबका अध्ययन करते हुए समास का एक अलग से आप समरी बना के अपने पास रखिए, जिससे आपको आसानी होगी कि कौन सा शब्द आने पर कौन सा समास होगा। तो आज हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास को समाप्त कर रहे हैं साथियों। फिर आपसे हम अगली क्लास में समानाधिकरण तत्पुरुष समास, यानी तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद है समानाधिकरण तत्पुरुष, जिसे कर्मधारय समास भी कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः साथियों। नमः संस्कृताय।